हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। और ये टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसको करना और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट्स कैन लर्न अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस इन राइटिंग इंग्लिश एज वेल एज इन स्पीकिंग। तो वैरायटी ऑफ वेज आप डेवलप करते हैं, सीखते हैं, स्किल सीखते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल वेज में आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों को, किस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, तो आज कुछ हम मेथड समझेंगे जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो सेंटेंस को सेंटेंस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में चेंज नहीं करना है। वी डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन मीनिंग सेम रहना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक इस तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको सिर्फ फॉर्म में चेंज होता है, सेंटेंस को अलग तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी उसी बात को कह रहे हैं लेकिन एक दूसरे तरीके से कह रहे हैं। एक तरह से आप वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन आप इसमें सीखते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल जो है बुक से ही लेते हुए और फिर उसको मैं आपके सामने सॉल्व करते हुए दिखाऊंगा, और आप प्लीज़ उसमें ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, यानी कि form of the sentence that I'm going to change, but the meaning will remain unchanged. Meaning should remain same. This has to be kept in mind, right? Sometimes children do what they change the form as well as the meaning, so they also change the meaning. तो ये मीनिंग जब चेंज हो जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की जो एक्सरसाइज है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी कहलाती है जब हम मीनिंग को बिना चेंज करे सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, सिर्फ उसमें सेंटेंस के फॉर्म को चेंज किया जाता है। तो शुरू करते हैं कुछ सेंटेंसेस। इसमें आपका सबसे पहले जो है द सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। द सेंटेंसेस द एडवर्ब टू। जो टू एडवर्ब है, ठीक है, ये पहला जो टाइप है इसमें द सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। ठीक है, तो पहला है जो द सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। इसमें क्या करते हैं हम, एडवर्ब टू को रिमूव करना है। ठीक है, एडवर्ब टू को इसमें हमें रिमूव करना है और सो हमें यूज करना है। सो के साथ कोई एडजेक्टिव यूज करके फिर दैट यूज करके फिर आगे जो भी सेंटेंसेस है अकॉर्डिंगली हमें उसको लिखना होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, इट इज ठीक है, सो दिस सेंटेंस, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। ठीक है, इसको कैसे हमें चेंज करना है, फॉर्म को चेंज करना है। इट इज, इसमें हम लिखते हैं इट इज नेवर सो लेट। ठीक है, इट इज नेवर सो लेट, फिर इसके बाद दैट यूज करेंगे। दैट, इसको आप चाहे तो पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर। कई बार वो एक्टिव फॉर्म में भी रहते हैं। इट कैन नॉट बी मेंडेड। ओके, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, इट इज नेवर सो लेट दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सो और दैट ये ध्यान रखने वाली है, इसमें सो और दैट जो है इसको यूज करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। The next sentence that we have taken is this tree is too high for me to climb. ठीक है, too high for me to climb। तो इसमें क्या करना है, फिर से सेम तरीके से हमें करना है। This tree is so high that
आई कैन नॉट क्लाइम इट। ठीक है, तो कैसे करना है आप देख सकते हैं। सो के बाद जो है एडजेक्टिव यहाँ लगाया, फिर दैट के बाद जो सेंटेंस है, जैसे फॉर मी टू क्लाइम, यहाँ पर इन्फिनिटिव जो लगा हुआ है, इन्फिनिटिव की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर क्लॉज हमें यूज करना है, दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट। तो ये दूसरा तरीका हो गया, मीनिंग इज सेम, मीनिंग इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ही इज टू इग्नोरेंट टू वर्क एज ए पोस्टमैन। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ही इज सो इग्नोरेंट दैट he cannot work as a postman। ठीक है, इस तरह से हम और एग्जांपल्स मिलेंगे। he is too ignorant to work as a postman, he is so ignorant that he cannot work as a postman। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। he is ठीक है, he is too proud to beg। ठीक है, तो इसको लिखना है हमें, अगर हमें एडवर्ब टू को हटाना है, he is so proud that he cannot beg, or we can say he does not want to beg। he is so proud that he does not want to beg or he cannot beg। this is okay, no problem। the boy speaks too fast to be understood। now you will see that here the infinitive form has been used in a passive form। ठीक है, जो infinitive है वो passive form में लिखा है, to be understood। ठीक है, इसमें क्या है कि the boy speaks so fast, तो यहाँ एडवर्ब है, ये सो के बाद यहाँ एडवर्ब यूज हुआ है। द बॉय स्पीक्स सो फास्ट दैट he cannot be understood। ठीक है, द बॉय स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैनॉट बी अंडरस्टूड। दिस शर्ट इज टू स्मॉल फॉर मी। ठीक है, अब इस तरह के भी सेंटेंस हो सकते हैं जहां पर इन्फिनेटिव जो है वो अंडरस्टूड हो सकता है। यहाँ पे इन्फिनेटिव लिखा नहीं रहेगा, लेकिन ये आप अंडरस्टूड के मतलब ये इम्प्लाइड है, मीनिंग जो है यहाँ पर इम्प्लाइड है। आप समझ सकते हैं कि वेयरिंग करने के लिए ये बात की जा रही है कि दिस शर्ट इज टू स्मॉल फॉर मी, मतलब नहीं पहना जा सकता, इतनी स्मॉल है ये शर्ट। ठीक है, तो दिस शर्ट इज सो स्मॉल,
ठीक है, दैट आई कैन नॉट वेयर इट। ठीक है, so this shirt is too small for me, so it is understood that we are talking about wearing or not being able to wear it. So we have to understand the implied meaning also. This shirt is so small that I cannot wear it. Okay, so you have to use your intelligence over here, that what does this sentence mean here. ठीक है, sometimes the meaning is implied. ओके, सो कई बार जो मीनिंग है वो अंडरस्टूड रहता है, वो हिडन रहता है। यहाँ पर दिस शर्ट इज टू स्मॉल फॉर मी, मतलब मैं पहन नहीं सकता इसको क्योंकि ये शर्ट बहुत स्मॉल है। ठीक है, दिस शर्ट इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट वेयर इट। ठीक है, जब भी या फिर हम इसका अगर ये बोलते हैं कि सो और दैट लगा है, तो इसको हम रिवर्स अगर तरीके से करें तो इसमें यानी कि अगर टू लगाएंगे तो उसमें कभी भी नॉट यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव सेंस है वो। ठीक है, एडवर्ब टू लगा के आपने देखा होगा कि इसमें कहीं पे भी नॉट नहीं लगा, जबकि जब हम इसको सो और दैट के साथ यानी कि सो और दैट यूज करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक है, दिस शर्ट इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट वेयर इट, ये जो नॉट का सेंस इसमें ऑलरेडी इम्प्लाइड होता है। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि जो इन्फिनेटिव यूज नहीं किया गया है, ठीक है, तो हमें ये अपना इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज करना होगा, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी होगी। दिस शर्ट इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट वेयर इट। ठीक है, जो अगला तरीका है जिसमें हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है कौन कौन से हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो या तो हम अपनी बात को पॉजिटिव डिग्री यूज करते हुए करें, या कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हुए करें, या सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हुए करें। ठीक है, तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। आई विल शो यू, आई विल राइट डाउन द एग्जांपल्स ओवर हियर, आई विल सॉल्व इट ओवर हियर। ठीक है, कैसे करना है इसको, जैसे एक सेंटेंस है, अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, ये ध्यान जरूर रखना है कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि मीनिंग चेंज ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो एज के बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है एडजेक्टिव का। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जो हम दूसरे जो फॉर्म्स हैं जो कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, उसमें से कोई से भी यूज करके हम इसी बात को एक्सप्रेस करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो आपको इसके मीनिंग को ध्यान से समझना है कि अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, तो मतलब इसका है कि अब्दुल इतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि उसका ब्रदर। कहने का अर्थ यह है कि उसका ब्रदर जो है अब्दुल से जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके मीनिंग को समझेंगे। अब्दुल्स ब्रदर is not stronger than अब्दुल। ठीक है, तो ऐसे हम देखो कि इसको आप मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब कंपैरेटिव डिग्री, अब्दुल्स ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन अब्दुल, मीनिंग इज सेम, दैट मीन्स अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, मतलब अब्दुल इतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि उसका ब्रदर है। इसका मतलब यही है कि अब्दुल का ब्रदर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, दूसरा है अकबर was
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। ठीक है। Now in this you can see that we have used the superlative degree of adjective। ठीक है, तो superlative degree of adjective हमने यूज किया है। और देखो यहाँ पे बेटर ये है कि अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन लिखूं तो क्योंकि एडवर्ब भी हो सकता है तो इसलिए इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। ठीक है, मीनिंग है कि अकबर जो है महान राजाओं में से, महानतम राजाओं में से एक था। ठीक है, तो अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स या ग्रेटेस्ट एम्परर्स, जो भी है आप इसमें बताइए, एम्परर है किंग है। इसमें सेंटेंस को देखिए कि यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है, तो हम अदर जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है उसको यूज करते हुए इसी बात को कहेंगे। ठीक है, फिर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, नॉट मैनी किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर। ठीक है, अगर हम इसको कंपैरेटिव में अगर यूज करना चाहें, अकबर वाज ग्रेटर देन most of the kings, most of the kings। ये यही बात को हम बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया ग्रेटेस्ट, ग्रेट और यहाँ पर ग्रेटर, तो तीनों डिग्रीज हमने यहाँ पे यूज किया। हम चाहे तो अगर इसको पॉजिटिव सेंटेंस में, अदरटिव सेंटेंस में अगर कहने के बोला, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर बोले तो वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर। ठीक है, मीनिंग सेम है, नॉट मैनी किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी आर लर्निंग इन दिस थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। ठीक है, महाबलेश्वर इज कूलर देन मुंबई। ठीक है, तो इसको हम ये समझ सकते हैं, मुंबई इज नॉट एज कूल एज महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर इज कूलर देन मुंबई, उसका मतलब यही है कि मुंबई इज नॉट एज कूल एज महाबलेश्वर। मतलब आप देखोगे कि महाबलेश्वर जो है मुंबई से ज्यादा ठंडी जगह है। ठीक है, तो इसका मतलब मुंबई इतनी ठंडी नहीं है जितनी महाबलेश्वर। बात तो सेम है, मीनिंग हमने चेंज नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पर जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज किया है, जो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री हमने यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है और इधर हमने पॉजिटिव डिग्री यूज किया। ठीक है, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। very few cities in India are as big as Chennai। ठीक है, what it simply means that there are very few cities which are as big as Chennai, right? So it means Chennai is one of the biggest cities, one of the biggest cities। ठीक है, ऐसा नहीं कि it is the only biggest city,
ठीक है, it is among the biggest cities and there are very few cities which are as big as Chennai. So that means Chennai is one of the biggest cities in India. ठीक है, इसी को अगर हम पॉजिटिव डिग्री यूज करके करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है ऑलरेडी, तो कंपैरेटिव अगर हम यूज करें, चेन्नई इज bigger than most of the cities in India. ठीक है, one more example I can take, a different kind of example. Let me take, this church is the biggest in Mumbai. This church is the biggest in Mumbai. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ ही ऐसे चर्च है जो इतने बड़े हैं, इसमें मतलब दिस इज द ओनली बिगेस्ट चर्च इन मुंबई. ठीक है, तो इसमें बोलेंगे दिस चर्च इज बिगर देन all other churches in Mumbai. Okay, that means it's clearly understandable that this is the only church which is very big and no other church is as big as this church. ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो अदर चर्च इज as big as this one. ठीक है, one stands for the church here. This no other church is as big as this one in Mumbai. Okay, so we could discuss only the two ways to transform in this particular video, and in my upcoming video we'll be discussing more ways of transforming sentences without changing the meaning. So do watch the upcoming videos to understand the transformation of sentence better, and I will also provide you with exercises that you must practice, you should do to understand it better, because the more you practice the better it would be. Okay, we have to learn the ways to transform the sentences. So far we have covered only two ways to transform the sentences. First one, the sentences containing adverb to by removing the adverb to, and the second one in which we have used the interchange of comparison. Okay, the interchange of degree of comparison. So how we are using different degrees of comparisons in expressing the thoughts or whatever we want to express. Okay, so hope you like the video. If any questions, doubts are there, do ask your questions, and thank you for watching the full video. Have a nice time. Bye bye.